नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। महंगाई जैसे एक मुहावरा बन गया हो, हम लोग रोज़ महंगाई की बात करते हैं और एक जनरल परसेप्शन हमारे दिमाग में ये है कि भारत में महंगाई ठीक है, बढ़ गई है, बढ़ रही है। लेकिन अगर आप एक पूरी तस्वीर देखेंगे महंगाई की, तो आपको समझ में आएगा कि महंगाई खतरनाक स्तर पर बढ़ रही है। कुछ लोग इंग्लैंड का उदाहरण दे रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं। अमेरिका और इंग्लैंड में जो हो रहा है वो वहाँ की स्थानीय आर्थिक नीतियाँ सरकार की जो थी उनके कारण हो रहा है। यूक्रेन के युद्ध के कारण उस पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा बंटाढार उसी के कारण हो रहा है। इसी तरह से भारत में अगर महंगाई बढ़ रही है और उसके लिए कोई ये कह रहा है कि ये महंगाई, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ये यूक्रेन के युद्ध के कारण बढ़ रही है, तो वो आपको भरमा रहा है, आपको भ्रम में डाल रहा है। आज हम बात करेंगे कि महंगाई किस तरह और कितनी बेतहाशा बढ़ रही है, और सिर्फ एक उदाहरण लेंगे जिसके ज़रिए आपको समझ में आएगा कि ये सरकार चीज़ों को मैनेज कर ही नहीं पा रही है, जिसके कारण चीज़ों की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं भी आया। महंगाई की जो दशा है इस मुल्क में, मैंने ये कुछ छोटे से नोट्स बनाए हैं, उनके ज़रिए पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या कितना महंगा हो गया। अगर आपको लगता हो कि महंगाई तो बहुत एक नॉर्मल बात है, परसों एक सांसद साहब बयान दे रहे थे कि तो 71 में भी महंगाई होती थी, लेकिन महंगाई होना, एक सतत महंगाई होना, मुद्रास्फीति एक सामान्य तरीके से चलना, एक आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। लेकिन महंगाई का अगर बम फट जाए, ब्लास्ट हो जाए, तब वो बड़ी बात होती है। कुछ ही समय में मैं आपको बताता हूँ कि जो खाने का तेल है आपका, उसके दाम दुगने हो चुके हैं। इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये थोड़ी महंगाई है? 100% दाम बढ़ जाना। पेट्रोल के दाम 50% बढ़ चुके हैं और अब मेरे ख्याल से वो 60% के करीब ये आंकड़ा जाने वाला है। और मैंने आपको बाकायदा वीडियो बनाकर बहुत पहले बता दिया था कि पेट्रोल में आग लगने वाली है और ये 25 रुपये लीटर कम से कम बढ़ा था। आप मेरा वीडियो निकाल के देख लीजिए। सबसे पहले करीब 2 महीने पहले, यूक्रेन वॉर से भी पहले, मैंने ये भविष्यवाणी कर दी थी और बताया था कि सरकार की नीतियों में कहाँ कसर है, कहाँ खोट है, जिसके कारण दाम बढ़ने वाला है। इसके अलावा आप देख लीजिए, रिफाइंड तेल का दाम 100% बढ़ चुका है, सरसों का तेल 80% बढ़ चुका है, चावल का दाम 20% बढ़ चुका है, आटे का दाम 17 से 18% बढ़ चुका है, हर चीज़ का दाम, टमाटर का दाम 100%, प्याज का दाम 42%। ये खाने पीने की चीज़ों का हाल है। स्टेशनरी में जो किताबें हैं वो 25%, 20%, 15% महंगी हो गई हैं। मकान का किराया बढ़ गया है 35% के अलावा। और जो FMCG आइटम है, यानी जो आपके घर में साबुन और सिर में लगाने का तेल, इसके अलावा माचिस और भी बहुत सारे जो FMCG शब्द इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जिनको नहीं पता है, वैसे ज़्यादातर लोगों को मालूम है। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब जो रोज़मर्रा की उपभोक्ता सामान है, जो बहुत तेज़ी से बिकते हैं, लगातार रोज़ की खपत के सामान हैं, उनके दाम में 60% की बढ़ोतरी हो गई है। अब आप बताइए, दवा का हाल ये 67% दाम बढ़ गया है दवा का। अब जब ये सारी चीज़ें आपके सामने से हो रही हों, आप झेल रहे हों, तो आप ये कहेंगे कि नहीं साहब, हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो कैसे काम चलेगा। लेकिन इस महंगाई के बीच में मैंने आपको कहा कि एक उदाहरण आपको बताता हूँ। 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बना के बाकायदा आपको बताया था कि इस देश में कोयले का कुप्रबंधन कैसा हो रहा है, और कोयला जो है उसका उत्पादन एकदम कम हो गया है। सरकार की अदूरदर्शी कोरोना प्रबंधन की जो पॉलिसीज़ थी, उनके कारण जो डूबे थे कोयले के सेक्टर में, वो आज तक नहीं उभरे हैं। और हालत ये है कि इस देश में इंडस्ट्री के लिए कोयला मयस्सर नहीं है। आपकी अगर एल्युमिनियम की इंडस्ट्री है, आपकी अगर आयरन की इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री में 50% रोल कोयले का होता है। इसके किसी इंडस्ट्री के लिए कोयला उपलब्ध नहीं है। अब एक काम करिए, इस वीडियो के बीच में अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और देखिए कि इन धातुओं के बगैर, चाहे वो पीतल हो, चाहे वो लोहा हो, स्टील हो, और चाहे वो एल्युमिनियम हो,
उसके बगैर आपकी ज़िंदगी कहीं से किसी तरह से अछूती है। और जब ये सारी स्थितियाँ होंगी तो आप समझ लीजिए कि ज़िंदगी की हर चीज़ का दाम बढ़ने वाला है। और ये चीज़ें जो आपने घर के आसपास देख रहे हैं, सिर्फ इसका मसला नहीं है। मसला जो बाकी चीज़ें आपकी प्लास्टिक से बनी हुई हैं या दूसरी चीज़ों से बनी हुई हैं, उनको बनाने वाली मशीनें भी इन्हीं धातुओं की बनी हुई मशीनें होती हैं। तो कोयले की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और उस कोयले की सप्लाई का हाल ये है कि सरकार कोयला नहीं दे पा रही इस देश के उद्योग को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे छाती फुलाने वाली सरकार है ये। बिजनेस करने में जो आसानी है उसका मतलब इनके लिए सिर्फ यही है कि बैंकों से लोन दे दो, भले ही वो भाग जाएं, वो तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। लेकिन जो आदमी को, जो इंडस्ट्री को रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो देना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। सरकार ने इन इंडस्ट्री के लोगों को, नोट कर लीजिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है इसकी, वो ये है कि इस इंडस्ट्री, जो जितनी धातु से जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैं, जिन इंडस्ट्रीज़ में कोयला इस्तेमाल होता है, उनको कोयला देने से करीब करीब इनकार कर दिया। एक ऐसा बहाना बना दिया है जिसको आप कुछ भी कहें, और वो इनकार ये है कि आपको कोयला चाहिए तो ट्रक में लेके जाओ, आपको कोयला चाहिए तो रेलवे से नहीं मिलेगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, रेलवे का एक कैरिज जो होता है उसके अंदर कितना कोयला होता है पता है आपको? उसके अंदर होता है 4000 टन कोयला, 4000 टन कोयला। और ट्रक पे आता है 25 टन कोयला। कहाँ 4000 टन, कहाँ 25 टन। यानी एक कैरेज जो है, जिसे रैक कहा जाता है, एक रैक कोयले की जो है, उसके अंदर आप सोचो कहाँ 25 और कहाँ 4000। अब इंडस्ट्री को कह रहे ट्रक में लेके जाओ, और ट्रक में कोयला आएगा मतलब कितना डीजल फूकेगा। डीजल का दाम कहाँ पे है? यानी सीधे ही बोल दो कि आपको कोयला नहीं मिलेगा, आत्महत्या कर लो। और ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि सरकार को अपनी नाक की चिंता है। करीब करीब 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और इस देश की सरकार भारत में जो बिजली घर हैं, जो पावर प्लांट हैं, उनको कोयला नहीं दे पा रही है। बिजली बनाने वाले जो पावर प्लांट हैं उनको कोयले की कमी लगातार झेलनी पड़ रही है। इस रविवार को, अभी गर्मियां पूरी तरह से नहीं आई हैं, इस रविवार को पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक 25.2 मिलियन टन था, जबकि कोल इंडिया का अपना एक आंकड़ा है, उसके हिसाब से मिनिमम 45 मिलियन टन होना चाहिए, यानी 45 की जगह 25। यानी कोयला पहले ही बिजली घरों में कम है। और अभी क्या होने वाला है, आने वाले समय में सिंचाई का सीजन आने वाला है। खेतों में सिंचाई होगी तो पंप चलेंगे, बिजली और चाहिए होगी। जब और बिजली चाहिए होगी तो कोयले की खपत और होगी, कोयले की सप्लाई और करनी पड़ेगी। सप्लाई के नाम पे ठन गोपाल। और ये ठन गोपाल सिर्फ ऐसा ही ठन गोपाल नहीं है, हालत ये है कि हमारी रेलवे के पास भी ट्रैक नहीं है। और जिस समय में ये रेलवे का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 2 रेल लाइन बनाई जा रही हैं, उसके कारण भी लोगों को कोयले में दिक्कत हो रही है। भाई इतने समय तक आपने पूरा बंद करके रखा हुआ था रेलवे को, कोरोना के नाम पे करीब करीब घोंट दिया था, उस पूरी संस्था को डुबो दिया। और उस दौरान आप लोगों से ये ट्रैक नहीं बनाए गए थे। अब आप ट्रैक बना रहे हैं और कह रहे हैं जब ये ट्रैक बन जाएंगे तो उसमें 2 साल लगेगा, और उस 2 साल में हम कुछ नहीं कर सकते। और कह रहे हैं कि हमने कुछ वैगन और ऑर्डर किए हैं, कुछ वैगन और ख़रीद रहे हैं। यानी कुल मिला के जब कभी कुछ आएगा, गुलाबी हसीन सपना, रंगीन सपना, और 2 साल इंडस्ट्री नहीं चलेगा तो भैया क्या होगा ज़रा बताइए। इंडस्ट्री चलाने के लिए कोयला नहीं है तो देश का उद्योग अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा? सोचिए। होगा ये कि इस देश की जीडीपी गिर जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिर जाएगा। और जीडीपी गिरती है, इसका मतलब ये है कि रोजगार भी गिरेगा, व्यापार गिरेगा तो इकोनॉमी गिरेगी, काम धंधों पे असर पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारे भारत का जो रेशियो है जीडीपी और कर्ज़ों का रेशियो, मैंने एक वीडियो बनाया था परसों कि किस तरह से सरकार कर्जे लेने में कोई परहेज नहीं कर रही है, लिए जा रही है, कर्ज में हम दब रहे हैं। तो जो जीडीपी और कर्ज का जो एक अनुपात होता है कि मतलब जीडीपी का कितने %,
कर्ज लेना चाहिए, तो आज हम करीब 85% के आसपास हैं। आंकड़ा बिल्कुल गोलमोल है, 82-83 भी हो सकता है, 87-88 भी हो सकता है, लेकिन ये संख्या उससे बिल्कुल करीब है जो 2019 में श्रीलंका का हाल था। 2019 में श्रीलंका की कुल जीडीपी के अनुपात में जितना कर्जा था, 2019 में जितना कर्ज, जो हालत श्रीलंका की थी वो आज भारत की है। और जीडीपी अगर गिरती है, जब आप इंडस्ट्री को कोयला ही नहीं दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं दोगे, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जीडीपी गिरेगी और जीडीपी और कर्ज का अनुपात और बढ़ जाएगा। श्रीलंका में यही हुआ था। अभी से तैयारियां हो रही हैं कि गरीब के सर पे ठीकरा फोड़ दिया जाए। कहा जा रहा है ये मुफ्तखोरी के कारण श्रीलंका बन सकता है। पता नहीं किस अनपढ़ आईएएस अफसर ने प्रधानमंत्री के सामने बैठकर ये बात कही। मुझे नहीं पता उसको अर्थशास्त्र की कितनी समझ है, लेकिन श्रीलंका जैसे हालात अगर हो रहे हैं तो ये जीडीपी और हमारा जो कर्ज है उसके रेशियो वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हम 85% के आसपास पहुंच चुके हैं जो 2019 में श्रीलंका था। हम श्रीलंका से सिर्फ 3 साल पीछे हैं, और अगर इसी तरह जीडीपी हमारी गिरती रही, इस तरह के हालात रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम समान स्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका जो कोर सेक्टर था वो उनका टूरिज़्म सेक्टर था। उनके पास रूस से, यूक्रेन से टूरिस्ट आते थे, महीनों रुकते थे। उससे पहले कोरोना के कारण उनके पास टूरिस्ट नहीं आ पा रहे थे, तो वो उस पर फ़र्क पड़ा। और आपका जो कोर सेक्टर है, आपकी जो इंडस्ट्री है, उसको आप दूसरे तरीके से मारे डाल रहे हो। आप कोयले की खदान से कोयला नहीं निकाल पा रहे हो और उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हो। और ये समस्या कब से बनी पड़ी हुई है। उस वक्त बहुत सारी बयानबाजी हुई वगैरह, सब चुप बैठ गए, मीडिया भी चुप हो गया। अभी फिर से गर्मी आ रही है, कोयले की डिमांड बढ़ रही है, तो अब फिर से ये जागेंगे, फिर झूठे बयान देंगे। रेलवे के रैक खरीदे जा रहे हैं, रेलगाड़ी की लाइन बनाई जा रही है, ये किया जा रहा है, उत्खनन का टारगेट बढ़ाया जाएगा, और उसके साथ में फिर कोई नहीं होगा। नतीजा ढाक के 3 पात। एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2022 में इंडस्ट्री को 450% ज़्यादा रेट देकर घरेलू कोयले की खरीद करनी पड़ी है। 450। अभी चीन से भी कोयला नहीं आ रहा है, वो उधर से भी दिक्कत हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का जो कोयला आ रहा है वो भी अभी तक ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में आप सोचिए कि हम किधर जा रहे हैं। नॉन पावर यूजर्स को हम लोग 2,75,000 टन कोयला देते थे, आज उसमें 17% की कटौती हो गई है। ये ब्लूमबर्ग का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। और ये सारी जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि इस देश में अभी भी स्थिति बहुत ख़तरनाक और फ्रेजाइल है। अगर ये सरकार इंडस्ट्री को सोचती है कि मैं थोड़ा बढ़ावा दे दूं, इंडस्ट्री को थोड़ा कोयला दे दूं, तो बिजली का बैंड बज जाएगा। और आज सारा का सारा सेक्टर बिजली को प्रायोरिटी दे रहा है, तो इंडस्ट्री का बैंड बज रहा है। बिजली का अगर बैंड बजता है तो उससे भी इंडस्ट्री का बैंड बजेगा। यानी मूल व्यवस्था ये है कि आपका सारा का सारा स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया है, और आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम प्रचार कर लेंगे, हम सोशल मीडिया कैंपेन चला लेंगे, हम महान बने रहेंगे, हम हिंदू मुसलमान कर देंगे, लेकिन जो वाइटल्स होते हैं इकोनॉमी को, उसको बहुत दिनों तक बहलाया नहीं जा सकता। श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा मुसलमान किया गया था, चर्चों पे हमले हुए आतंकवादी, उसके वहाँ से सोसाइटी को रेडिकलाइज किया गया, उसका फ़ायदा उठा के उस आदमी ने पूरे खानदान को मंत्री बना दिया, और आज श्रीलंका तड़प रहा है, खाने को नहीं है। तो ऐसी स्थितियां ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी जागरूकता बढ़ाई जाए। हम सबको पता रहे कि सरकार कहाँ उल्लू बना रही है, और इसीलिए हम ये चैनल चला रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देश की परिस्थितियों के बारे में आपके मित्रों को भी एक सही तस्वीर जाननी ज़रूरी है। जो लोग कॉरपोरेट से पैसा ले रहे हैं वो आपको सही तस्वीर नहीं दिखाएंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरकारों से पैसा ले रहे हैं, पार्टीज से विज्ञापन लेते हैं, वो कभी भी मुंह नहीं खोल सकते हैं।
और इसीलिए हमारे जैसे चैनल जब आपसे कहते हैं कि आपको हमें सपोर्ट करना है, तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोग आपके धन से चलते हैं, कॉरपोरेट के धन से नहीं चलते हैं। इसीलिए आपकी खाते हैं और आपकी बजाते हैं, वो बात करते हैं जो आपके लिए सही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और ये बात जब मैं कहता हूँ तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है जो सारे यूट्यूबर बोलते हैं, ये ज़रूरी है। ये समझिए कि मैंने आपको एक पर्चा दिया, इस पर्चे के 200 छाप के आगे बांटना है। संतोषी मार्चा का पर्चा एक ज़माने में छपता था, वो जो अंधविश्वास का पर्चा था, ये ज्ञान का पर्चा है, ये ज्ञान की मशाल है। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 200, जब तक इस ज्ञान की मशाल को आप आगे बढ़ाते रहेंगे तब तक देश में ज्ञान का अलग जगह रहेगा। और लोग और सरकार हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के जो मालिक हैं, उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगी, क्योंकि उनको आप सही जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।